जो डे 14 चल रहा है, डे 14 चल रहा है, उसमें परमेबिलिटी का क्विक रिवीजन है। अभी हमारे पास अभी तक हमने देख लिया था परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर हम मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी देखेंगे कि परमेबिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, परमेबिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर दो टेस्ट हैं। जो पहले तो हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले के सारे वीडियो आपको सिविल वॉर रूम के ऐप में मिल जाएंगे आपके पास हमारे पूरा कंप्लीट कोर्स में। ये आपको मैं यूट्यूब पे भी पब्लिक कर रहा हूँ ये वाला वीडियो। ठीक है, तो यहाँ लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बात हम करेंगे। तो लेबोरेटरी टेस्ट में दो तरह के टेस्ट होते हैं। पहला जो होता है वो हमारे पास होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि यदि हाई परमेबल सॉइल कौन सी है, जैसे कि ग्रेवल और सैंड। ठीक है, तो उनके लिए जो टेस्ट काम आएगा वो हमारे पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट काम आएगा। जबकि फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले की परमेबिलिटी वैसे बहुत कम होती है, परंतु अगर ज्ञात करेंगे तो फॉलिंग हेड से ही करेंगे। ठीक है, तो फाइन सैंड और सिल्टी सॉइल की अगर परमेबिलिटी होगी तो ये मोटा मोटा आपको क्या याद करना है, जो ज़्यादा परमेबल सॉइल है उसके लिए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी यूज होता है, और जो कम परमेबल सॉइल होती है उसमें वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में हल्का सा बता रहा हूँ। उसके लिए अपन वीडियो पे चल रहे हैं, एक बार वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट ज़्यादातर फाइन ग्रेन सॉइल जो होती है उनमें सुटेबल होती है, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसमें होता क्या है एक बार ये देख लीजिए आप। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट में कोई भी जो सॉइल सैंपल होगा, जो हाई परमेबल सॉइल सैंपल होगा, जिसमें से आसानी से डिस्चार्ज हमारे पास निकल सकता है, वो यहाँ पर यूज होती है। तो हाई डिस्चार्ज इनमें से निकल सकता है, उनके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। क्या होता है एक बार हल्का सा देख लेते हैं, मैं आपको वीडियो के साथ साथ डिक्टेट कर देता हूँ। यहाँ पर एक परमेबिलिटी सेल जो होती है वो बनाई जाती है, जिसको कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी सेल कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर सिलेंड्रिकल जो सैंपल होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और इसमें दो मैनोमीटर की जगह हम इनको पीजोमीटर कहें तो ज़्यादा सही है, 2 पीजोमीटर लगाया जाता है। ठीक है, 2 पीजोमीटर लगाए जाते हैं, ये होता है। तो और ये जो सेल होती है सिलेंड्रिकल होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो डायामीटर के डबल होगी, लगभग डायामीटर के डबल होनी चाहिए। अगर ये डी डायामीटर है तो इसकी लेंथ इसके डबल होगी। ठीक है, दूसरा जो ये सिलेंड्रिकल सेल होता है, इसके चारों ओर जो परत होती है वो पे इम्परमेबल कोई भी चमड़े की मेम्ब्रेन वगैरह इस तरीके की कोई चीज़ यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि साइड से कोई भी पानी निकलना अलाउड ना हो पाए, किसी भी तरीके से साइड में पानी ना जाए। हमेशा हम वर्टिकल डायरेक्शन को, ये इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे आप, वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसमें हम इसको देखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आराम से हम निकाल सकते हैं। जो ये सिलेंडर होगा उसी के ऊपर 2 फिल्टर डिस्क होती है, जो कि सैंड फिल्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ऊपर की ओर जो ये होते हैं सैंड फिल्टर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जो भी हाई परमेबल सॉइल होती है इस तरीके से, ये हमारे पास एक अपरेटस है। जो भी मिट्टी का सैंपल होता है उसको हम अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मिट्टी होती है वो अनडिस्टर्ब होनी चाहिए, क्योंकि परमेबिलिटी जो है वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है, उसको ले आते हैं, और परमेबिलिटी सेल जो हमारा है उसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसको भर दिया जाता है। ऊपर और नीचे जो होती है इसमें फिल्टर सेल लग जाते हैं। दूसरी बात, ये जो मिट्टी का सैंपल होगा, ये मिट्टी का सैंपल होता है, इसको सबसे पहले टेस्टिंग करने से पहले इसको क्या किया जाता है, फुल्ली सैचुरेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही इसको आगे प्रोसीड किया जाता है। साइड से इम्परमेबल, देखिए इम्परमेबल प्रिवियर मटेरियल होना चाहिए, जिससे पानी साइड में ना रिसे। जो भी पानी हो उसकी फ्लो की डायरेक्शन केवल वर्टिकल डायरेक्शन हो। ऊपर और नीचे ये किया। ठीक है, उसके अलावा कांस्टेंट हेड रिजर्वायर लगाया जाता है। देखिए पानी जैसे ही डालोगे तो मिट्टी हाई परमेबल सॉइल तो है ही है। ठीक है, उसके कारण पानी नीचे की ओर रिश्ता ही चला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आएगा। धीरे धीरे ये हेड कम हो गया, परंतु कांस्टेंट हेड मेंटेन करने के लिए ऊपर से, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाई परमेबल सॉइल होती है, इसलिए आप इसका कांस्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान से दिख रहे हो तो देखिए यहाँ पर जितना पानी ऊपर की ओर जाएगा उतना ही पानी नीचे की ओर आएगा, और इसको इस तरीके से अपने पास कलेक्ट कर लिया जाएगा नीचे कोई भी डिस्चार्जिंग टैंक से।
ठीक है। मिट्टी को गीली करने के लिए हमारे पास कुछ भी यूज कर सकते हो आप। मिट्टी को गीली करने के लिए हमारे पास थोड़ी पहले गीली हो गई है, अब देखिए यहाँ पर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होगा कि जब रीडिंग हम कब लेना चालू करते हैं, रीडिंग हम जब लेना चालू करते हैं जब हमारे पास ऊपर वाला जो ये हेड है ये कांस्टेंट हो जाए। अब यहाँ पर कोई भी एक जार लगा देंगे हम नीचे की ओर, यहाँ पर कोई भी जार लगा लेंगे जिसमें इससे ज़्यादा लेवल नहीं होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लेवल अगर होता है तो ये ड्रेन आउट होकर बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये ड्रेन आउट होकर बाहर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो अपने पास लेवल है वाटर का ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हेड जो होगा वो बेसिकली कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हेड डिफरेंस है इनलेट और आउटलेट में ही है। पानी लगातार आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही नीचे जाएगा। जब यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, ये जो वाटर लेवल है टॉप में जहाँ मेरा पेन चल रहा है, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तब हम रीडिंग लेंगे। ये जो हेड है ये हमारे पास डार्सी प्रिंसिपल पर वैलिड है। डार्सी प्रिंसिपल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, V बराबर में K/I होता है, जहाँ V क्या होती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है। इसको जो बोलते हैं वो डिस्चार्ज वेलोसिटी बोलते हैं, डिस्चार्ज वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q/A करेंगे। तो ऊपर से जो डिस्चार्ज आ रहा है, नीचे की ओर जो डिस्चार्ज है इसमें, तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता रहेगा T समय में कितना पानी इकट्ठा हो गया उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेंगे नीचे, और ऊपर की तरफ क्या ले लेंगे हम, टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। और Q में एरिया जो परमेबिलिटी सेल है मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उसका डायमीटर हमको पता है, तो एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। तो Q/A करके हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, डिस्चार्ज वेलोसिटी निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी आ जाएगी, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी आ जाएगी तो हम करेंगे क्या वहाँ पर, ये बात आपको समझ में तो आ रही है ना, Q/A से कैसे निकाला जाता है। FM में और अच्छे से आपने पढ़े होंगे, प्रैक्टिकल भी किए होंगे, नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं है। पानी का आयतन, क्योंकि Q की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, तो नीचे हम समय T समय में कितना पानी इकट्ठा हुआ है लगातार वो नोट कर लिया जाएगा। एरिया हमको पता ही, यहाँ से V आ गया, ठीक है। V का मान हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात Q/A, हमारे को A भी पता है, Q भी पता है, K/I। I क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता क्या है, हेड लॉस बटे में लेंथ। तो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल तो ये हमारे पास ये L है, ठीक है। और हेड लॉस कितना होगा, इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस, यहाँ से लेके और ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास हेड डिफरेंस है। तो जो Q/A तो हमारे पास वेलोसिटी हो गया, Q/A तो हमारे पास वेलोसिटी हो गया। K की जगह हम K ही रहने देंगे और I की जगह हेड अपॉन में लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल रखेंगे। तो यहाँ से परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, QL अपॉन में AH। ये न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएगा, ठीक है। आप कहोगे साहब ये फॉर्मूला याद करना है, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा बस आप डार्सी प्रिंसिपल याद करो, V बराबर क्या आई, V का फॉर्मूला लिख लो Q/A और I का H हेड बटे में लेंथ, तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में इस फॉर्मूले को निकाल सकते हो पेपर में अगर चूंकि इस सेशन में हेड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट हेड मेंटेन करने के लिए पानी बहुत तेजी से निकलना पड़ेगा नीचे की तरफ, और ऐसा केवल कौन सी मिट्टी में पॉसिबल है, हाई परमेबल सॉइल जैसे ग्रेवल सैंड में ही पॉसिबल है। इस वजह से ये उन्हीं मिट्टियों में काम आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है जो आपको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिक्टेट किया, ठीक है। इसके अलावा अगर ये वीडियो को आप और देखना चाहते हो तो मैं आपके सामने चला देता हूँ कि रीडिंग किस तरीके से ली जाती है। मैं थोड़ा सा डिक्टेट और अच्छे भी कर पाऊंगा आपको यहाँ पर फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। दूसरा हमारा जो टेस्ट है वो हमारा कौन सा है, वेरिएबल हेड टेस्ट है। वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, ये किस तरीके से किया जाता है ये भी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। और ये तो कम से कम आप याद रखोगे कि कौन सी मिट्टियों के लिए यूज किया जाता है, अपने पास लेस परमेबल सॉइल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें इस तरीके के एक परमेबिलिटी सेल होता है, जैसा कि ये हमारे पास फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। दूसरा इसको हमारे पास क्या और कहा जा सकता है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है इसमें होता क्या है, वेरिएबल हेड भी बोला जाता है। अभी हम देखेंगे इसका नाम ये क्यों पड़ा, वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट हेड की तरह लगातार पानी का लेवल कांस्टेंट नहीं रखा जाता। इनलेट हेड जो है पानी का वो लगातार इस स्टैंड पाइप में, इसको बोलते हैं हमारे पास स्टैंड पाइप,
वही है, सब कुछ वही होता है, बस यहाँ पर ये स्टैंड पाइप अलग से है। वही मिट्टी का सैंपल लिया, अनडिस्टर्ब सैंपल लिया है, ठीक है। दूसरा, इसको अच्छे से यहाँ पर भर दिया है और इसको पूर्ण रूप से गीला कर दिया है, पूर्ण रूप से फुल्ली सैचुरेटेड कर दिया है। और इस तरीके से एक रिजर्वायर में इस सैंपल को डुबो के रखते हैं, जिससे कि ये लेवल कांस्टेंट ही रहे यहाँ पर, ठीक है। ऊपर का जो लेवल है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऊपर जब स्टैंड पाइप में मिट्टी भर देंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा मामला है वो यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा पानी का यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए शुरुआत में जो हमारे पास यहाँ पर मार्किंग होगी, और ये मार्किंग जो होगी इस वाले डेटम से नापी जाएगी। ये हमारे पास डेटम मान लिया जाएगा और यहाँ से नापी जाएगी। तो ऊपर मान लीजिए H1 है, ठीक है। धीरे धीरे कुछ समय बाद, क्यों? क्योंकि ये जो सॉइल है ये कैसी है, लेस परमेबल सॉइल है, लेस परमेबल सॉइल है। तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल आराम तेजी से पानी आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे पानी नीचे की तरफ रिसेगा। तो ये हेड भी बिल्कुल धीरे 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 वेरी होगा। और हेड जो है पानी का, इनलेट हेड है, वो लगातार बदल रहा है, और लगातार बदलने के रूप में भी गिर रहा है, इसलिए इसको फॉलिंग हेड या वेरिएबल हेड मेथड भी कहा जाता है। अगर हमारे पास यहाँ H1 और से H2 की तरफ अगर पानी गिर रहा है तो यहाँ पर जो परमेबिलिटी का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, AL बटे में कैपिटल AT log H1 बटे में H2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जहाँ पर देखिए परमेबिलिटी, ये यहाँ पर लॉग जो है ये ई बेस पर है। अगर आप इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिखना चाहो, 2.303 इंटू में स्मॉल AL बटे में AT बराबर लॉग H1 माइनस में OH1 बटे में H2, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा ही। मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ और आपको ये डिक्टेट कर रहा हूँ कि क्या है फॉर्मूला, फिर टेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ स्मॉल एरिया क्या होता है, ये जो स्टैंड पाइप है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ये। दूसरा कैपिटल एरिया जो है वो हमारे पास ये होता है। ये जो कैपिटल एरिया का जो ये वाला हिस्सा है इसको हमारे पास क्या बोला जाता है, कैपिटल एरिया, जो मिट्टी का एरिया है वो, ठीक है। H1 से H2 गिरने में कुछ समय लगेगा, T टाइम लगेगा, उस T टाइम को ही हमारे पास ये स्मॉल T कह रहे हैं। H1 डेटम से जो पहला H1 रीडिंग है, और दूसरा कितनी समय में जो गिर गया है वो H2 रीडिंग है। अगर ये सब कुछ पता हो, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, परंतु ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब इसको याद कैसे करना है, अल्लाह के नाम पे आटा। जब भी कोई मांगने आता है अल्लाह के नाम पे, तो उसके मन में अल्लाह की जगह मेन होता है कि उसको आटा मिल जाए। तो अल्लाह तो छोटी चीज़ है, उसके लिए उसको मेन क्या चाहिए, आटा चाहिए, AT, ऐसे याद कर सकते हो, अल्लाह के नाम पे आटा। और लॉग के अंदर तो बड़े में छोटे का तो H1 का मान बड़ा, दूसरा H2 का मान कम, क्योंकि लॉग के अंदर माइनस नेगेटिव आंसर आ जाएगा, परमेबिलिटी माइनस होती नहीं है, इसलिए बड़े में छोटे का ही डिवाइड करना है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, H2 बटे H1 कुछ भी रखो, बड़ा वाला हेड ऊपर आएगा, छोटा वाला हेड नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास मेथड है जिसकी मदद से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की चीज़ एक और है जो आपको समझ में आनी चाहिए, मैं ये मिटा रहा हूँ स्टैंड पाइप वगैरह, ठीक है। मेरे ख्याल से परमेबिलिटी का आपको ये टेस्ट समझ में आ भी गया होगा। हाँ, एक चीज़ और है जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, चलो ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन कर लेंगे। जब हमारे पास H1 से ये अपने पास H1 से H2 की तरफ जाता है और H2 से H3 की तरफ, चलिए कर रहे हैं, तो ये हमारे पास लेके लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को मैं हमारे पास यहाँ समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए सेम टाइम इंटरवल में, अगर सेम टाइम, मिट्टी तो सॉइल तो वही है, सॉइल तो चेंज नहीं हो रही, यानी उसकी परमेबिलिटी भी चेंज नहीं होगी Kb, ठीक है। तो अगर T समय में अगर H1 से H2 आता है और उतने ही समय में T समय में H2 से H3 आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी सेम है तो भैया दो रीडिंग हो गई, H1 से H2 और H2 से H3, ठीक है। तो ये मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपके सामने आता है। अगर पहली रीडिंग H1 से H2 के लिए बात करूँ तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2.303 छोटी कर देता हूँ पहले से, 2.303 अल्लाह के नाम पे आटा, ठीक है, लॉग H1 बटे में H2। और वही मिट्टी की परमेबिलिटी वापस से अगर निकालें, वही मिट्टी की अगर परमेबिलिटी वापस से निकालें H2 से H3 के लिए, तो मिट्टी वही है तो परमेबिलिटी वही होगी, 2.303 इंटू में A, स्टैंड पाइप वही है, हमने नहीं बदला तो A नहीं बदलेगा, L नहीं बदल रहा क्योंकि हमारे पास मिट्टी का जो सैंपल है वो सैंपल का सैंपल अभी भी आपके सामने ही है, बटे में कैपिटल AT, हमारे पास मिट्टी का वही है A, और T भी हमने नहीं बदला, तो यहाँ क्या आएगा, लॉग H2 अपॉन में H3। क्यों? क्योंकि अब की बार H2 से H3 की तरफ गई है, पहले H1 से H2 की तरफ गया।
तो देखो 2.303 ये पूरा का पूरा कट गया। अगर ये t नहीं बदला हमने तो ये पूरा कट गया। बच क्या गया केवल और केवल क्या, log h1 बटे में h2 बराबर में यहाँ क्या बच गया, log h2 बटे में h3। ठीक है, दोनों पक्षों में एंटी लॉग ले लीजिए आप, तो क्या रह जाएगा h1 बटे में h2 बराबर में वहाँ रह जाएगा h2 बटे में h3। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, h2 का स्क्वायर बराबर में h1 गुणा में h3। आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ से एक और चीज आएगी, h2 बराबर में क्या हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जब सॉल्यूशन कराऊंगा वहाँ पर तो आपको ये चीजें आपको बता दूंगा पहले ही कि भाई मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया, एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉलिंग हेड वीडियो का ये हो गया। तो h2 बराबर में ये आ गया, यानी कि बीच वाली रीडिंग का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, अड़ोसी पड़ोसी हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए यहाँ पर। परंतु शर्त एक ही है, जब भी फॉलिंग हेड में जो टाइम इंटरवल है वो सेम हो। तो यहाँ पर एक चीज कंडीशन अप्लाई क्या है, फॉर सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, तब की बात की है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, जिसकी मदद से हम लेस परमेबल सॉइलों की मिट्टी की भी परमेबिलिटी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हमारे पास फील्ड टेस्ट की तरफ। अगर फील्ड टेस्ट की बात करें तो फील्ड टेस्ट में दो तरह के टेस्ट होते हैं, जिनमें हमारे पास कोर्स में तो पंपिंग आउट टेस्ट ही और पंपिंग इन टेस्ट। परंतु आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो पंपिंग आउट टेस्ट होता है, पंपिंग आउट टेस्ट होता है वो दोनों ही तरह की मिट्टियों में किया जा सकता है, कन्फाइंडेड एक्वीफर में भी और एक्वीफर में भी। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या होना है कन्फाइंडेड एक्वीफर और वो वाला। परंतु यदि बड़े एरिया की परमेबिलिटी ज्ञात करनी है तो पंपिंग आउट टेस्ट किया जाता है। मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लार्ज एरिया की अगर परमेबिलिटी ज्ञात करनी है तो आपको पंपिंग आउट टेस्ट किया जाता है। और अगर आपको स्मॉल एरिया की परमेबिलिटी ज्ञात करनी है तो उस केस में हम पंपिंग इन टेस्ट काम में ले सकते हैं। पंपिंग आउट टेस्ट ज़्यादा महंगा है, इसलिए छोटे एरिया की अगर पारगम्यता ज्ञात करनी है तो आपको पंपिंग इन से काम चलाया जा सकता है। परंतु पंपिंग आउट बड़े डैम कंस्ट्रक्शन साइट और मिट्टी की परमेबिलिटी ज्ञात करना जरूरी है पाइपिंग फेलियर वगैरह का पता लगाने के लिए, तो वहाँ पर हमारे को पंपिंग आउट टेस्ट की ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं वीडियो में दिखा देता हूँ, फिर हमारे पास एक्सप्रेशन होगा वो हम याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, वो हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पंपिंग आउट टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ तो आपको मैंने पहले ही बता दी कि पंपिंग आउट टेस्ट केवल लार्ज एरिया की परमेबिलिटी होती है, वो ज्ञात होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए पहले, एक्वीफर। देखिए, एक्वीफर दो प्रकार के होते हैं, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दो तरह के एक्वीफर होते हैं। एक तो होता है अनकन्फाइंडेड एक्वीफर, अनकन्फाइंडेड एक्वीफर, और एक हमारे पास होता है कन्फाइंडेड एक्वीफर। पहले तो ये समझ लेते हैं कि कन्फाइंडेड एक्वीफर क्या है, कन्फाइंडेड और अनकन्फाइंडेड एक्वीफर क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में ये बड़ी काम की चीज़ है, आपको ये टर्म समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्वीफर क्या होता है। ज़मीन पे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, जो मैं नीचे बना रहा हूँ, ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है। ज़मीन के अंदर वह सतह, वह एरिया या वह भूभाग जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पाया भी जाता है, वाटर इज प्रेजेंट। दूसरा, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या किया जा सकता है, एंड कैन बी यील्डेड, और उसको प्रचुर मात्रा में खींचा भी जा सकता है पंपिंग के जरिए, उसको कहा जाता है एक्वीफर। जैसे कि सैंडी स्ट्रेटा, ग्रेवल स्ट्रेटा जो होते हैं, वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, इस वजह से उसको हमारे पास एक्वीफर कहा जाता है। पहली बात, ये दो प्रकार के होते हैं, कन्फाइंडेड एक अनकन्फाइंडेड। मैं एक बार आपको यहाँ बता देता हूँ कि कन्फाइंडेड एक्वीफर क्या होता है और अनकन्फाइंडेड एक्वीफर क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास जमीन की सतह है, ये हमारे पास, तो इसमें जब भी बरसात होगी तो यहाँ पर पानी भर जाएगा। मान लीजिए हमारे पास वाटर टेबल है, ये हमारे पास वाटर टेबल है नीचे, ये नीचे। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं दोबारा से क्या होगा, यहाँ हार्ड स्ट्रेटा आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये दोबारा से हार्ड स्ट्रेटा आ गया। तो पहले हार्ड स्ट्रेटा से लेके ग्राउंड सरफेस का जो ये एरिया होता है, इसको बोला जाता है अनकन्फाइंडेड एक्वीफर। अनकन्फाइंडेड एक्वीफर जो होता है, ये हमारे पास अनकन्फाइंडेड एक्वीफर होता है जहाँ पानी भी है। ठीक है, और पहला हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर का जो होता है उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंडेड एक्वीफर। जबकि कन्फाइंडेड एक्वीफर की अगर कहानी की बात करूं मैं, तो कन्फाइंडेड एक्वीफर क्या होता है, कन्फाइंडेड एक्वीफर में क्या होता है, जमीन के नीचे ये ग्राउंड सरफेस है, उसके नीचे कहीं हार्ड स्ट्रेटा आ गया,
और उस हार्ड स्ट्रेटा के नीचे फिर से कोई जमी हुआ एक्वीफर है जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी, और फिर से यानी दो इम्परवियस लेयर के बीच में अगर फंसा हुआ कोई भूभाग है जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी है तो उसको क्या बोला जाता है, कन्फाइंडेड एक्वीफर बोला जाता है। और ये कन्फाइंडेड एक्वीफर में पानी लोकल वाटर टेबल से तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि लोकल वाटर टेबल तो अनकन्फाइंडेड एक्वीफर में ही काम आएगा, तो ये कहीं ऊंचाई वाले इलाकों से आ रहा होगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ समझनी। तो यहाँ पर जो वेल आप बनाओगे, यहाँ पर जो भी वेल आप बनाओगे, जैसे मैं आपके सामने यहाँ कोई कुआं खोद देता हूँ, तो यहाँ पर जो भी कुआं खुदेगा, एक बार मैं अभी पास इसको बड़ा कर दूँ, अगर मान लीजिए यहाँ आपने कोई कुआं खोदा तो यहाँ पर जो पानी होगा वो कहीं ना कहीं पीछे से पानी आ रहा होगा, तो यहाँ पर पानी जमीन के बाहर भी आ सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, या फिर लोकल वाटर टेबल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हेड होता है वो हमारे पास, कलर चेंज करवाओ, यहाँ पर जो हेड होता है वो पीजोमेट्रिक हेड होता है, पीजोमेट्रिक हेड होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो होता है एटीएम प्रेशर होता है, जो भी ग्राउंड वाटर टेबल होती है। ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर हमेशा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मानते हैं, एटीएम प्रेशर। तो एक मुद्दे की चीज़ आप ये याद रखोगे, अनकन्फाइंडेड एक्वीफर जो होता है उसकी वाटर टेबल पर हमेशा कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, जबकि ये कहीं ना कहीं पीछे से आने वाले पीजोमेट्रिक प्रेशर के अंडर में होता है। यहाँ पानी अंडर प्रेशर होता है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ज़्यादा ऊंचाई तक अपने आप आ जाता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी बोरिंग करते हैं तो अपने आप ही पानी ऊपर तक आ जाता है, वो ये कन्फाइंडेड एक्वीफर की कहानी है। चलो एक बार ये टेस्ट कर लेते हैं, फिर कन्फाइंडेड एक्वीफर के बारे में और अच्छे से डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया पंपिंग आउट टेस्ट की। तो अब बात करेंगे एक्वीफर होता क्या है ना, प्रचुर मात्रा में जहाँ पानी मिले, और अगर पहला मतलब जमीन की सतह के जस्ट नीचे वाला जो एक्वीफर है वो अनकन्फाइंडेड, और फिर दो लेयरों के बीच में फंसा हुआ है तो कन्फाइंडेड एक्वीफर। ठीक है, तो मान लीजिए कोई जमीन की सतह है, तो यहाँ सबसे पहले क्या किया जाता है, बोर होल किया जाता है। यहाँ 3 बोर होल किए जाएंगे आपके सामने। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ये हमारा टेस्ट वेल है, तो इसके बाद इंस्पेक्शन वेल भी होंगे, यहाँ से हम पंपिंग कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब देखिए, जो भी हमारे पास यहाँ से आप पंपिंग करोगे और क्यू डिस्चार्ज को बाहर निकालोगे, तो आसपास की जो वाटर टेबल है उसमें से पानी आएगा। तो पानी आएगा तो ये होगा क्या, ये हमारे पास कुछ एरिया में इस तरीके से जैसे जैसे दूर जाओगे ये अपने पास वेल की तरफ आएगा, तो ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको हल्का सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो, तो जो ये वाटर टेबल थी, पहले जो वाटर टेबल आपने देखा, अभी वाटर टेबल का लेवल डाउन हो गया, तो जो वाटर टेबल का लेवल पहले जो था वो, और वेल के ऊपर वाटर टेबल जो होता है, इसको बोला जाता है ड्रॉ डाउन, इसको बोला जाता है ड्रॉ डाउन। पहली बात तो ये याद रखिए आप। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ड्रॉ डाउन देखते जाओ, वेल के टेस्टिंग वेल के पास ये ड्रॉ डाउन मैक्सिमम है, और जैसे जैसे वेल से दूर जाते जा रहे हैं ये ड्रॉ डाउन क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, कम होता। और जब ये ड्रॉ डाउन खत्म हो जाता है, वो एरिया क्या कहलाता है, इस टेस्टिंग वेल का इन्फ्लुएंस एरिया कहलाता है। इधर की तरफ भी इधर ही होगा, वीडियो में इधर की तरफ मैं बना नहीं पाया, तो ये हमारे पास इसकी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है कि इस कुएं में, जो ये कुआं है, इसमें इतनी दूरी तक का पानी हमारे पास आ सकता है। ठीक है, तो याद रखोगे ड्रॉ डाउन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, खुद बताओ, वेल पर होता है। वेल से ऐसे जैसे दूर जाते जाओगे ड्रॉ डाउन क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। जहाँ ड्रॉ डाउन शून्य हो जाता है वो उसकी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, उसको उसकी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। एक चीज आपको ये पता लग गई। दूसरा, हमारे पास यहाँ से क्यू डिस्चार्ज हम निकाल रहे हैं मोटर की सहायता से, जो भी हमारे पास टेस्ट ट्यूबवेल वगैरह जो भी है उससे क्यू डिस्चार्ज निकाल ली। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक्वीफर की जो भी डेप्थ है, मान लीजिए ये हमारे पास अनकन्फाइंडेड एक्वीफर है जिसकी ये डेप्थ है जो भी है, मान लीजिए हमने दे दिया h। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो हमारे पास है ये हमारे को निकालनी होती है पहले एक्वीफर से कि ये हमारे पास कितनी है, मान लीजिए Z1, और ये हमारे पास कितनी है, Z। ठीक है, Z2 ज़्यादा है, Z1 कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये ले लिया जाता है। और जब तक डिस्चार्ज, आपने देखा होगा जब भी ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है तो पहले मोटर में झटके आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। जब डिस्चार्ज क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए, उस समय पर हम रीडिंग लेंगे, उस समय पर हमें ये रीडिंग लेनी है। अब ये रीडिंग कैसे ली जाएगी, यहाँ पर जो डेप्थ है, जो हमारे पास एक्वीफर की डेप्थ है वो हमको पता है h। ठीक है, तो ऊपर से हमारे पास कोई भी बॉब उतार के हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें कितना पानी है, कितनी हाइट पर पानी है। तो टोटल में से ये घटी आएगी तो Z1 आ जाएगी। इसी तरीके से टोटल डेप्थ ऑफ एक्वीफर में से ऊपर का वाटर लेवल कितना ऊंचाई पर है, ये वाली हद आएगी तो Z2 भी आ जाएगी।
अगर ये हमारे पास Z1 और Z2 आ जाती है, अगर ये हमारे पास Z1 Z2 आ जाती है तो हम आराम से परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ये हमारे पास, डेरिवेशन याद नहीं करना आपको, डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देना, आपको परमेबिलिटी याद करनी है। तो पंपिंग आउट टेस्ट से जो परमेबिलिटी आई होगी आएगी 2.303 इन 2 में जो भी डिस्चार्ज हम Q निकाल रहे हैं कांस्टेंट वाला वो बटे में पाई Z1 माइनस में जो भी हमने Z1 Z2 माना है, जो बड़ा होगा Z2 माइनस में Z1 का स्क्वायर इंटू में लॉग R2 बटे में R1। ठीक है, जहां पर R2 और R1 कौन सी है ये देखिए, यहाँ से अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो ये इसकी R1 है और ये हमारे पास R2। किसी को भी आप R1 R2 बोलो, बस बड़ी में छोटी का भाग देना है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग वेल हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेडियस जो होगी ये टेस्टिंग वेल है, मेन वेल और ये इंस्पेक्शन वेल है। इनमें वाटर टेबल है। अब देखिए 3 जगह पर बोरहोल बनाए जा रहे हैं, एक बड़ा और बाकी 2 छोटे। इस वजह से ये महंगा मेथड है, परंतु देखो कितने बड़े एरिया की परमेबिलिटी जो है वो यहाँ तक, इसमें ये जो सॉइल है ये इतने बड़े एरिया में से पानी इसमें से आ रहा है। वो एक चीज और है, जो ये पानी आ रहा है अगर इसको 3D में विजुअलाइज करो तो ये कोन बनेगा, ये इस तरीके से कोन बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये कोन बनेगा तो भैया इसको कोन ऑफ डिप्रेशन भी बोला जाता है, डिप्रेशन कोन भी बोला जाता है। उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, सॉरी पंपिंग आउट टेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए मैं वहां जाता हूं आपके पास। तो पंपिंग आउट टेस्ट में R1 R2 क्या है आपको दिखा दिए मैंने, Q आपको पता है, Z2 Z2 पता है। तो अनकन्फाइंडेड एक्वीफर जो होता है उसमें ये टेस्ट इसी प्रकार से होता है। और अगर कन्फाइंडेड एक्वीफर की बात करें, अब आपको कन्फाइंडेड, ये तो था अनकन्फाइंडेड, ये पूरी थ्योरी पढ़ा दी, रिवीजन कुछ नहीं है, ये है ना अनकन्फाइंडेड एक्वीफर। अनकन्फाइंडेड जो एक्वीफर है और ये कन्फाइंडेड, कन्फाइंडेड एक्वीफर। ठीक है, तो कन्फाइंडेड एक्वीफर में भी सेम प्रोसीजर होगा, बस वो कन्फाइंडेड एक्वीफर तक कौन निकाला जाएगा, वो क्या कहते हैं डेप्थ होगी 3.303 क्यूब बटे में 2 पाई इंटू में B Z2 माइनस में Z1 वही लॉग R2 बटे में R1। बस कन्फाइंडेड एक्वीफर में ये हमारे पास टेस्टिंग वेल होगा, मेन तो ये है। यहाँ पर B जो है वो जो भी है, जैसे मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, उसके बाद ये हार्ड स्ट्रेट आ गया, उसके बाद ये भी हार्ड स्ट्रेट आ गया। तो ये जो B है ये कन्फाइंडेड एक्वीफर की डेप्थ है कि ये कन्फाइंडेड एक्वीफर कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो वहां से ये परमेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो ये आपको 2 परमेबिलिटी याद होनी चाहिए। मैंने एक चीज और बात करी थी, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का फॉर्मूला हो जाता है 3000 इंटू में D अंडर रूट में K। अगर आपको उस एरिया की परमेबिलिटी पता है, अगर उस एरिया की परमेबिलिटी पता है तो ये मान लीजिए उसकी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ये होगी एम्पेरिकल फॉर्मूला है 3000 इंटू में D बटे में अंडर रूट में K, जहाँ K परमेबिलिटी हम कांस्टेंट हेड से निकाल चुके हैं। D जो है वो हमारे पास क्या है, कोन ऑफ डिप्रेशन, वो ड्रॉ डाउन की मान है। ये हमारे पास ड्रॉ डाउन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन। तो ये हमारे पास ड्रॉ डाउन आ जाता है और यहाँ से हम मीटर पर सेकंड में परमेबिलिटी रखेंगे, इसको मीटर में रखेंगे तो यहाँ से रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस भी लिखती है। कई बार आता रहता है क्वेश्चन। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, कहीं आप ये मत सोचना ये मीटर में और ये मीटर में नहीं है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है जहाँ पर यूनिट में यूनिट जो होती है सिमिलरिटी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो वाली गणित मत लगाने लग जाना, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास परमेबिलिटी टेस्ट है। ये देखिए रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में ये सब चीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों मेथड हो गए, कांस्टेंट है वो सॉरी पंपिंग आउट टेस्ट भी हो गया। पंपिंग आउट टेस्ट में दोनों देख लिया मैंने, कन्फाइंडेड एक्वीफर और एक्वीफर में। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है इधर ऑब्जेक्टिव में, कुछ खास और याद नहीं रखना ज़्यादा। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, मैं हल्का सा जूम आउट कर देता हूँ। कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया था, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। एज अ JEN लेवल एग्जाम इसका कोई भी डेरिवेशन या फिर इसके कोई न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है, वो आपको आ जाने चाहिए, कोई इशू नहीं है, वो आप ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें
तो आगे हमारे पास दो है इनडायरेक्ट मेथड। देखिए इनडायरेक्ट मेथड में एक मेथड तो है ड्यूरिंग कंसोलिडेशन टेस्ट। ड्यूरिंग कंसोलिडेशन टेस्ट जो आपको मैं कंसोलिडेशन में बताऊंगा, अभी आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के रख दो या फिर लिख लेना कंसोलिडेशन में पढ़ना है। एक और है एलन हेजन फॉर्मूला। एलन हेजन फॉर्मूला एलन हेजन फॉर्मूला में क्या होता है, देखिए आपको परमेबिलिटी मैंने बताया था सी d10 का स्क्वायर ई क्यू बटे में 1 प्लस में ई गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू होता है, ये होता है ना। ठीक है, बाकी सब चीज़ों को माइनर माने तो k मेनली जो प्रोपोर्शनल होता है वो d10 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो k बराबर यहाँ c इंटू में d10 एक कांस्टेंट मान लो c, उसके बराबर होता है ये है। अगर आप मिट्टी का d10 निकाल पाओ, d10 मतलब जिसकी परसेंटेज फाइनल 90% 10% हो, तो यहाँ से परमेबिलिटी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जिन मिट्टी की ज़्यादातर Cu का मान 5 से कम, मतलब कि जो ग्रेवल सॉइल होती है उनकी केवल उसमें ये वैलिड होता है जिनमें 0.1 mm से लेके 3 mm तक की रेंज का जो पार्टिकल है, 3 mm की रेंज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। जहाँ आपके पास ये जो C है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर C का मान आप इसमें रखोगे तो ये लगभग 50 से 100 के बीच में रहता है कांस्टेंट का मान। तो ये एलन हेजन फॉर्मूले में हमने कोई टेस्ट नहीं किया, कोई रीडिंग नहीं ली, कोई सैंपल नहीं लिया, बस केवल न्यूमेरिकल फॉर्मूले से इनडायरेक्ट निकाला, इसलिए इनको कौन सा मेथड बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और कंसोलिडेशन टेस्ट में कैसे निकालेंगे, ये सीवी की मदद से निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो आपको वहाँ पर पता होगा वैसे सीवी बराबर क्या होता है, के बटे में एम वी गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ऐसे निकलता है, तो यहाँ के निकल जाता है, वो हम उधर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था परमेबिलिटी के बारे में, जो भी परमेबिलिटी ज्ञात की जाती है हमारे पास। ये आगे अगर आपको थोड़ा बहुत है तो ये हमारे पास दो चीज़ है, तो स्टर्टिफाइड सॉइल लिखोगे। अभी केवल आप इतना याद रख लो कि अगर, क्योंकि देखिए मिट्टी जो होती है वो परतों के रूप में पाई जाती है बहुत जगह पर, अलग अलग सॉइल की लेयर मिलती है, तो अलग सॉइल की लेयर होती है, तो भैया इसमें हर एक लेयर की परमेबिलिटी अलग अलग है। हर एक लेयर की परमेबिलिटी अलग अलग है, K1 K2 K3 K4, मान लीजिए परमेबिलिटी अलग अलग है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है वर्टिकल डायरेक्शन की परमेबिलिटी से। इतना तो आपको पता है, परंतु एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर इनको सबको मिलाए तो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी जो आती है वो आती है K1 H1, अगर इनकी थिकनेस H1 H2 H3 और H4 है, तो K1 H1 प्लस में K2 H2 प्लस में K3 H3 बटे में H1 प्लस H2 प्लस H3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, परमेबिलिटी का हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी पूरी लेयर्स की, सबकी समग्र जो होती है उसकी बात करें तो ये होती है। अगर इसमें वर्टिकल डायरेक्शन की निकाले तो ये आएगी H1 प्लस H2 प्लस H3, जितनी भी लेयर है जो भी होगी वो, बटे में H1 बटे में K1 प्लस में H2 बटे में K2 प्लस में H3 बटे में K3। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की इक्विवेलेंट परमेबिलिटी का फॉर्मूला है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की परमेबिलिटी, इनका रेशियो भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, बस आप ये याद रखें हॉरिजॉन्टल ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर वर्टिकल डायरेक्शन बात करें तो जितना पानी यहाँ से निकलेगा वही नीचे जाएगा, वही नीचे जाएगा, वही नीचे जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या सेम होता है, डिस्चार्ज, डेरिवेशन में काम आता है, परंतु आप याद रख सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा हर एक लेयर में से। जबकि हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी में से अगर पानी बह रहा है तो इसमें और इसमें सब में से जा रहा है, तो भैया सबकी लेंथ सेम है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्लो में अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तो भैया उसमें क्या सेम होता है, हेड लॉस सेम होता है, हेड लॉस सेम होता है। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए, बाकी अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन की परमेबिलिटी है जो आपको समझ में आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्विक रिवीजन था जहाँ पर परमेबिलिटी के दोनों पार्ट में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम गुप्ता एंड गुप्ता और अघोर के सॉल्यूशन और ईएस के सॉल्यूशन और लास्ट ईयर JN लेवल में जो भी क्वेश्चन आए उनके सॉल्यूशन देखेंगे। उसके लिए आप सिविल वॉर रूम में जाएं और वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। हमारी जो ऐप है सिविल वॉर रूम, उसमें आप देख सकते हैं सिविल वॉर रूम, आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ सिविल वॉर रूम। ठीक है, वहाँ पर जाके आप लाइव टेस्ट और हमारे सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।